और आइए बात करते हैं कर्नाटक की। कर्नाटक सरकार ने सार्वजनिक ठेकेदारी में मुस्लिमों को 4% आरक्षण देने का फैसला किया। सिद्धरमैया मंत्रिमंडल ने कर्नाटक सार्वजनिक खरीद पारदर्शिता यानी कि KTTP अधिनियम में संशोधन को मंजूरी दी है। इसके बाद मुस्लिम ठेकेदारों को सरकारी निविदाओं में विशेष अवसर मिलने का रास्ता साफ हो गया है। इस फैसले को सामाजिक न्याय की दिशा में अहम माना जा रहा है, लेकिन इसके राजनीतिक और कानूनी पहलुओं पर बहस शुरू हो गई है। बीजेपी ने कर्नाटक सरकार पर मुस्लिम तुष्टीकरण का आरोप लगा दिया। इस संशोधन को लेकर असंवैधानिक करार दिया है। अगले कुछ मिनट पर हम इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन इस बीच वहां के उप मुख्यमंत्री का भी बयान आया है कि जनाब ये मुस्लिम नहीं बल्कि सभी अल्पसंख्यकों के लिए है। लेकिन बीजेपी फिर भी हमलावर है। चर्चा कर लेते हैं, लेकिन उसके पहले एक रिपोर्ट। कर्नाटक की सिद्धारमैया सरकार ने एक फैसला लिया तो बीजेपी खेमे में गुस्से की लहर फूट पड़ी। सियासत गरमाई, बयानों के तीर चलने शुरू हुए। अब जरा पहले खबर की तस्दीक कर लीजिए। कर्नाटक की सिद्धारमैया सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। सार्वजनिक खरीद पारदर्शिता अधिनियम में संशोधन किया है। मुस्लिम ठेकेदारों को 4% आरक्षण देने का फैसला लिया है। इस फैसले पर बीजेपी ने हमला बोला है। कर्नाटक सरकार के इस फैसले पर बीजेपी खेमे में हलचल मच गई। सरकारी ठेके में मुसलमानों को 4% आरक्षण देने के फैसले को असंवैधानिक करार दे दिया गया। बीजेपी ने इसकी आलोचना की, आरोप लगाया कि यह कांग्रेस की तुष्टीकरण की राजनीति का हिस्सा है और इससे राष्ट्रीय एकता कमजोर होगी। हर जात के लोगों को देते हैं, अच्छी बात है, ओबीसी को भी देते हैं, मुस्लिम समाज के भी ओबीसी को आप दे सकते हैं, लेकिन सीधा गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट में हम देंगे 4% रिजर्वेशन, ये टोटली अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। और आपको मालूम है कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या इंदिरा शौने केस हो या बाकी केसेस में कई बार कहा है। अभी देखिए कलकत्ता हाई कोर्ट ने क्वॉश कर दिया था रिजर्वेशन ऑन ग्राउंड ऑफ रिलीजन। सुप्रीम कोर्ट में आया, वो मैटर पेंडिंग है। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था कि 9 दिसंबर 2024 रिजर्वेशन मस्ट नॉट बी बेस्ड ऑन रिलीजन, सेज सुप्रीम कोर्ट टू वेस्ट बंगाल। सिर्फ रविशंकर प्रसाद ही कर्नाटक सरकार पर नहीं बरसे। कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल भी खुलकर सामने आए। कह दिया कि कर्नाटक सरकार तुष्टीकरण की राजनीति करती है, वहीं पीएम मोदी संतुष्टीकरण की बात करते हैं। ऐसे दल हैं जो तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी तुष्टीकरण की बजाय संतुष्टीकरण पे बल देते हैं। कुल मिलाकर कर्नाटक में अब मुस्लिम ठेकेदारों को 4% आरक्षण मिलेगा। राजनीति गरमाई हुई है, बयानबाजियों का दौर जारी है। कर्नाटक सरकार को घेरने के लिए बीजेपी लगातार हमलावर है। आगे देखिए क्या होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। चर्चा कर लेते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर बवाल क्यों मचा हुआ है। चर्चा के लिए मेरे साथ सुरभि हडगेरे हैं जो कि प्रवक्ता बीजेपी हैं, अजय वर्मा नेता प्रवक्ता कांग्रेस हैं और AK मिश्रा वरिष्ठ पत्रकार मेरे साथ मौजूद होंगे। सबसे पहले मैं सुरभि जी के पास चलूंगा। सुरभि जी, तमाम सारी बातों के बीच आपत्ति क्या है? ये है कि तुष्टीकरण का राजनीति करते हैं, करके ऐसा बजट दिया कर्नाटक पे, वो पूरा हलाल बजट बोल रहे हैं सब लोग, और ऐसा मतलब अनकॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट ऑफ रिजर्वेशन देने वाले में एब्सोल्यूट शेमलेसनेस है। ये क्या है? कुछ स्टडी किया है टू प्रूव दैट इस कॉन्ट्रैक्टर्स में रिजर्वेशन चाहिए, स्पेसिफिक कम्युनिटीज रिलीजन बेस्ड रिजर्वेशन चाहिए या नहीं? ऐसा कुछ स्टडी किया है? नहीं। उनको वोट बैंक को इकट्ठे करने के लिए ये कर रहे हैं बस, कुछ और कारण नहीं है। कोई और कारण नहीं है। AK मिश्रा साहब वरिष्ठ पत्रकार मेरे साथ मौजूद हैं। मिश्रा साहब, तमाम तरह की बातें तो चलती रहती हैं, लेकिन पब्लिक प्रोक्योरमेंट KTPP एक्ट में बदलाव किया गया और बदलाव करने के साथ साथ 4% आरक्षण की बात कर्नाटक की सरकार कर रही है। बीजेपी को पसंद नहीं है। बीजेपी कहती है कि साहब आप मुस्लिमों को आरक्षण क्यों दे रहे हैं, खासकर सरकारी कॉन्ट्रैक्ट में? बाकी भी तमाम वर्ग के लोग हैं, अगर आपको देना है तो उनको भी दो। इस पर आपकी राय?
नहीं, देखिए, बीजेपी कड़ी निंदा करेगी, घोर निंदा करेगी, वो सारी चीजें बीजेपी कर, सबका साथ सबका विकास, ये बड़ी गहरी बात है। जितने आसानी से बीजेपी के लोग बोल रहे हैं ना, इस्लाम में दो कॉन्सेप्ट होता है, दारुल अल इस्लाम और दारुल हरफ। दारुल अल इस्लाम वो होता है कि जिस देश में टोटली इस्लामीकरण हो चुका है, पाकिस्तान हुआ, सऊदी अरेबिया हुआ, वहां चेंज की जरूरत नहीं। दारुल अल हर्ब का मतलब होता है जहां इस्लाम बनाने के लिए हर तरह की जंग जो है जायज है और चल रही है। तो अपने देश में तो ये परंपरा रही है भाई। आजादी के समय पूरा पाकिस्तान केवल इसीलिए दे दिया ना, तुष्टीकरण बोलिए या चाहे जो भी बोलिए, 30-35% जमीन का हिस्सा ही दे दिया, तो नींव वहां से पड़ी थी। जब सरकारें ही ये पूरे देश को दारुल हरब बनाने पे तुली हुई है, तो अब इस देश का क्या होगा मैं समझ नहीं पाता हूं। वेल्थ का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है, वेलफेयर गवर्नमेंट की भी अगर मैं बात करूं, अब कुछ लोग बोलेंगे भाई ये तो वेलफेयर की बात है, बहाना वेलफेयर का लगेगा। अरे वेलफेयर में कहीं देश के टुकड़े दे दिए जाते हैं, 35% जमीन दे दी जाती है, कहीं पूरा तिब्बत दे दिया जाता है। अब नहीं कर पा रहे हैं तो चलो जी 4% दे दिया। भाई बिजनेस के मामले में ये स्किल और टेक्नोलॉजी बेस्ड होना चाहिए। जो कंपनियां कॉम्पिटिटिव है, ओपन फॉर ऑल होना चाहिए। अब आजिम प्रेम जी हैं, उनको किसी आरक्षण की जरूरत है क्या? वो अपने आप ही सारी चीजें कर रहे हैं टैलेंट और इन सब चीजों के बेस पे। अब जिसको टैलेंट नहीं है, ठेका उसी को दिया जाए, और उसके पीछे बहुत सारे फायदे और नुकसान की बातें हैं। ऑफकोर्स चुनावी फायदा, वोट बैंक, इसका पूरा मैसेज देश भर में जाएगा, और बिहार चुनाव होने वाले हैं। तो बीजेपी केवल हम कड़ी निंदा करते हैं, आप करते रहिए साहब, जिनको जो करना है वो ग्राउंड पे इंप्लीमेंट कर रहे हैं। आप कड़ी निंदा करते रहिए, हम देखेंगे जी। आप सारी चीज उन्हीं लोगों को दीजिए जिनसे कि एक वोट आपको नहीं मिलता है। अब और क्या बोलेंगे सर इससे ज्यादा। अजय वर्मा हमारे साथ जुड़ गए। वर्मा साहब, हिट विकेट तो नहीं हो जाएगा? जी मनोज जी, देखिए, सबसे पहले तो देश के उन लोगों को जिन्होंने इस देश में हुरदंगियों और सोशल फैब्रिक खत्म करने वालों के मुंह पर तमाचा मारा और होली को बड़े शांति प्रिय तरीके से पूरे देश में मनाया, धन्यवाद, शुक्रिया। होली मनाने के लिए सभी लोगों को, एजेंडिस्टों का एजेंडे नहीं चले। अब मैं दूसरा ये बताना चाहता हूं, कर्नाटक सरकार है, अरे भाजपा के लोग अपनी रणनीति तय कर लें, उन्हें क्या करना है। नोटबंदी करनी है, उन्हें 18% जीएसटी लगानी है, 28% लगानी है। आप प्रश्न चुनी का हुई उत्तर दे सरकार दीजिए है, ना। मैं आपके बीच में नहीं बोला था। चुनी हुई आप नहीं सरकार है, हमें जनता ने टूटा और बहुमत दिया है, हमें अपनी रणनीति कैसे बनानी है हम जानते हैं। आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप कोर्ट चले जाइए, आपके पास तो ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, आईटी, चुनाव आयोग सब कुछ है, आप अपने इस्तेमाल कर लिया, ऑपरेशन लोटस कर लीजिए। लेकिन एक जानकारी और दे दूं, देवेगौड़ा साहब और इनकी सरकार थी मिली हुई, कर्नाटक में भाजपा इनका गठबंधन था, ये लागू आरक्षण वहीं से किया था, तभी से आज भी देवेगौड़ा साहब और उनके बेटे मंत्री हैं इनके उसमें। फिर सिद्धारमैया जी ने कंटिन्यू करा था, वो रेड्डी बंधु जो माइनर थे, बहुत बड़े माइनिंग माफिया, और जो ये थे येदुरप्पा साहब बलात्कार में उनके खिलाफ मुकदमा चल रहा है, उन्होंने लागू करा था, सुप्रीम कोर्ट में मामला है। तो बीच में प्लीज मैडम, बीच में ना बोले, आपके बीच में मैं नहीं बोला था, अपने टाइम बोलिए मनोज जी, अच्छा नहीं लगता। देखिए, तो जब ये काम वहां चल रहा था, और भारत में, इस देश में क्या पॉपुलेशन की स्टेज है, क्या स्टेज है उस स्टेट की, 28 स्टेट है, 8 टेरिटोरियम्स है, उसके हिसाब से काम करेंगे, या ये गॉडसे के विचारक और ये प्रज्वल देवन्ना की विचारधारा? नहीं, लेकिन अजय जी, मैं अभी रविशंकर को सुन रहा था, अजय जी अभी रविशंकर प्रसाद को सुन रहा था, वो ये कह रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट की भी रूलिंग है कि आप इस तरह से धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं कर सकते। आज ठेकेदारों को सुन लीजिए, आज ठेकेदारी में, यानी कि सरकारी खरीद में या सरकारी ठेकों में आप धर्म के आधार पर आरक्षण कर रहे हैं, कल को सेना की भर्ती में भी आप इसी आधार पर आरक्षण की बात करने लगेंगे? मेरे सुन लीजिए, आपने जवाब तो दे दूं मैं जी। देखिए, अभी डीके शिव कुमार साहब का बयान सुन लीजिए और उसको दोबारा पढ़ लीजिए। अल्पसंख्यक का मतलब मुसलमान नहीं है, उसमें सिख, बौद्ध, पारसी, जैन सब है, सबके लिए वो आरक्षण है, ना कि खाली मुस्लिम्स के लिए। यही तो एजेंडा चलाते हैं ये लोग। इनका एजेंडा केवल ये है कि इस देश में सोशल फैब्रिक खत्म हो, काटो और बांटो, काटो और बांटो। ये काटने बांटने की राजनीति गॉडसे से सीखे हुए लोग हैं, और ये महात्मा गांधी के देश में नहीं चलेगी। सत्ता तो कुछ समय के लिए पा सकते हैं ये लोग, कर्नाटक को तो छोड़ दीजिए, आंध्र प्रदेश में तो इन्हीं की सरकार है। नायडू साहब, चंद्रबाबू नायडू, उन्होंने लागू करा, उसके बारे में जवाब दे दें। जदयू नीतीश कुमार जी इन्हीं के साथ है, उनके बारे में जरा बता दें। इन्हें केवल प्रॉब्लम ये है
कि इनका ऑपरेशन लोटस सफल नहीं हो रहा है, इनका ऑपरेशन एजेंडा नहीं लोटस चल रहा सफल है। नहीं हो रहा है। सुरभि जी, उनका ये कहने का मतलब है कि हमारी सरकार है, हमने एक नीति बनाई, हमने नीति बना के लागू कर दी, आपको कोई तकलीफ है, परेशानी है, कोर्ट जाइए, लेकिन आप इसको राजनीतिक मुद्दा नहीं बनाइए। अब चूंकि ये राजनीति से जुड़ा है तो राजनीतिक मुद्दा तो होगा ना, और राजनीतिक मुद्दा बनेगा तो उसके लिए आपको जनता में जाना पड़ेगा, जनता के बीच जाके माहौल बनाना पड़ेगा। तो बीजेपी माहौल बना रही है। जैसा आप जवाब लेकिन सुरभि जी देंगे। आपने कांग्रेस प्रवक्ता को एक प्रश्न पूछा है कि क्यों ऐसा किया है, और उनको कुछ जवाब नहीं है, क्योंकि में ये कांग्रेस पार्टी यहाँ पे कर्नाटका पे गवर्नमेंट पे है ना, हमको कुछ ऑपरेशन लोटस करने का जरूरत नहीं है, क्योंकि आपका डीसीएम और सीएम वो ही आपस में लड़ रहे हैं। वो सब कर्नाटक का पूरा जनता को पता है कि ये अनस्टेबल कांग्रेस सरकार है। सेकंड पॉइंट, आपको ये रिजर्वेशन के बारे में इतना इंटरेस्ट है तो आप बताइए ना प्लीज, स्टडी किया है आपने तो बता। और सब माइनॉरिटीज को मिला, सब अल्पसंख्यक को मिला है, मिलेंगे, ये बोल रहे हैं 70% ऑफ माइनॉरिटीज इन कर्नाटका आर मुस्लिम्स। उसका पॉपुलेशन ऐसा है, तो ये ओबीसी कोटा में नहीं दे सकते थे क्या? आपको कुछ तकलीफ हुआ कि आप संविधान, राहुल गांधी है ना, ये राहुल गांधी का हैंडबुक है। राहुल गांधी का हैंडबुक क्या है कि कॉन्स्टिट्यूशन संविधान को बस ऐसा फोटो शूट करो और उसके बाद एंटी कॉन्स्टिट्यूशन पूरा कॉन्स्टिट्यूशन का विरुद्ध काम करो। उसका काम ही ये है कि राहुल गांधी एक हिपोक्रेट है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा फ्लैश करेगा, वो फोटो के लिए, बस उसमें कुछ भी पालन नहीं करते। ये इमरजेंसी का पार्टी है, उनका है यही संस्कार है कि वो करता है डुप्लिसिटी। और कर्नाटक में बात करो कि अहिंदा, वो सिद्धरामैया का स्ट्रॉन्ग वोट बैंक है ना अहिंदा, उसमें वो पूरा एससी को भूल गया, एसटी को भूल गया, ओबीसी को भूल गया, बस तुष्टीकरण राजनीति, बस मुसलमानों को और हिंदुत्व वर्ग वो कहते हैं हम कन्नड़ा पे वो बोलता है, बस वो उसके लिए कर रहे हैं। आप बजट देख लीजिए, पूरा कर्नाटका का रीसेंट बजट देख लीजिए। हम नहीं बोल रहे, सब बोल रहे हैं कि ये हलाल बजट है, ये बजट में बस मुस्लिम अपीसमेंट चल रहा है। लोग, कुछ रीजन है, साइंटिफिक रीजन है कि कॉन्ट्रैक्टर्स को रिजर्वेशन चाहिए, वो रीजन बता दो। और आप ये मत बोलिए कोर्ट पे जाइए, आप कोर्ट एक का बयान टाइम है भी सुरभि जी। आपको पसंद है क्या? यहाँ सुरभि पे जी, कुछ भी काम नहीं कर रहे, बेंगलुरु सुरभि में जी, सब जगह थॉटफुल है और ये आपस में लड़ रहा है, कुछ भी काम नहीं चल रहा है कर्नाटका सुरभि में। जी, कर्नाटक के मंत्री हैं जमीर अहमद खान, जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि कुल बजट है 4.9 लाख करोड़ का, मुस्लिमों की आबादी है 14%, उन्हें 60,000 करोड़ रुपए मिलने चाहिए, लेकिन सिर्फ 4,700 करोड़ रुपए दिए गए हैं। बीजेपी को थोड़ा समझदारी से सोचना चाहिए। हमने अल्पसंख्यकों की शिक्षा के लिए बहुत कुछ किया है। मैंने ये बोलूं प्लीज? हाँ प्लीज ऐसी सुरभि जी। हमको आपका 5 गारंटी है ना, जिसमें महिलाओं को कुछ मिल रहा है, जिसमें युवकों को कुछ मिल रहा है, इसमें मुसलमान बेनिफिशियरीज नहीं है। आप इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स कर देंगे तो उसमें मुसलमान बेनिफिशियरीज नहीं है क्या? बिल्कुल सही बात है, ये सब बिल्कुल आपने सही कहा सुरभि जी, सही कहा कि जितनी भी सरकारी योजनाएं हैं वो तो सभी के लिए, वो हिंदू के लिए भी है, मुस्लिम के लिए भी है। जवाब अजय वर्मा। एक मिनट में ये लास्ट पॉइंट बोलना। हाँ बोल दीजिए। हमारा संविधान में प्रोटेक्शंस है, जिस ग्रुप्स को ज्यादा प्रोटेक्शन चाहिए, वो एससी एसटी हो या ओबीसी हो, वो इकोनॉमिक स्टेटस पे डिटर्मिनेशन और कास्ट स्टेटस पे डिटरमिन होता है, रिलीजियस स्टेटस पे डिटरमिन नहीं होता है। नहीं होता, इसी बात का जिक्र रविशंकर भी कर रहे थे। अजय जी, संविधान को खत्म करने वाले लोग संविधान की बात ना करें बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की, तो मैं ज्यादा बेहतर मानूं। वक्त की क्या मांग है, स्टेट की क्या डिमांड्स है, उसके अनुसार सरकार काम करेगी या आपका एजेंडा चलेगा? यहाँ आपका एजेंडा नहीं चलेगा। देश के लोगों को लाइन में लगवा दिया नोटबंदी करने के बाद। मित्रों, आज से 500 और 2000 के नोट इलीगल करेंसी हो जाएंगे। 28% जीएसटी, 80% खत्म लगा के लोग छोटा व्यापार खत्म कर दिया। मित्रों, अब 28% लगेगा। 80 लाख करोड़ से 85 करोड़ लोग 5 किलो अनाज पे आश्रित कर दिए कि साहब भारत के लोग। ये काम हिटलर भी किया करता था, जर्मन का शासक था, वहां डिक्टेटरशिप की। लेकिन ये भूल जाते हैं शासक देश के, बीच में नहीं बोला था, प्लीज, ये देश के शासक भूल जाते हैं कि भारत एक डेमोक्रेटिक कंट्री है और भारत की डेमोक्रेसी बेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड मानी जाती है। रहा सवाल आरक्षण का और मुद्दों का,
ये इसके खिलाफ क्यों नहीं बोले नीतीश नायडू, चंद्रबाबू नायडू के खिलाफ? क्योंकि लंगड़े हो जाएंगे, समर्थन खींच लेंगे, सरकार दोनों टांगों पर टिकी है, नीतीश जी और नायडू जी के पैर गिर जाएंगे। अब की बार 400 पार। जब ये नारा था तो लोगों ने इनको तमाचा मारा और बता दिया। और अब पता है क्यों? छुपाने के लिए इन सब चीजों पर ही चर्चा कर रहे हैं। ब्लैक रॉक और ब्लैक स्टोन जो कंपनियां हैं, जो अडानी को सारी भारत की संपत्ति बेची गई हैं, वो दोनों एंट्री कर दी गई है देश की सरकार की सहमति से। अडानी जो भारत की संपत्ति एक बड़ी आबादी को समझ में नहीं आता अजय जी, आपको समझ में आ जाता है, हो सकता है मुझे आ जाता होगा, लेकिन एक बड़ी आबादी को तो यही समझ में आता है कि आपने 4% अल्पसंख्यकों को आरक्षण दे दिया। मनोज जी, इनका एजेंडा नहीं चलेगा। इनके पास जो बीजेपी आईटी सेल और बीजेपी के लोग लिख के भेज देते हैं, वही पढ़ देते हैं, वही किताब है इनके पास। ना इनके पास संविधान है, ना। सुरभि जी, आपको लगता है कोई जोरदार जवाब देने वाली है? ये शांति से चलता है, ये गॉड से की विचारधारा से नहीं चलता, मनोज जी। सुरभि जी, आपको कोई जोरदार जवाब देने वाली है? सुरभि जी, कुछ बोल नहीं है आप? मतलब फिर से मैं यही बोल रहा हूँ कि आप कांग्रेस प्रवक्ता को एक प्रश्न पूछ लीजिए और वो उत्तर देगा, बस कुछ अनरिलेटेड टॉपिक्स पे उत्तर देगा। मैं भी बोल दूं क्या? कौन लिया इमरजेंसी इस देश पे? कौन संविधान विरुद्ध है? कौन अंबेडकर जी को इलेक्शन ये बात तो सही है अजय जी। अजय जी, नोटबंदी के बाद बहुत सारे चुनाव हो गए, चुनाव में बीजेपी जीत गई, आप अभी तक नोटबंदी पे पड़े हुए। मुझे बोलने के लिए लोग भूले नहीं है, वो जो मर गए वो लोग भूले नहीं है। 750 किसान मर गए, उनको लोग भूले नहीं है। काले कानून जो है भूले नहीं थे, किस मजबूरी में वापस लिए, सड़कों पे अवरोध लगा दिए। चाइना को तो आपने धमकाया नहीं, किसानों के लिए कटीले तार लगा दिए। ये किसान विरोधी सरकार, ये महिला विरोधी सरकार, ये युवा विरोधी सरकार, ये गरीब विरोधी सरकार 4 मित्रों को पैसे कमवाती है। ये केवल तुष्टीकरण की राजनीति करती है, हिंदू मुस्लिम की राजनीति करती है। और इनके प्रवक्ता आईटी सेल से लिखा हुआ एजेंडा लाते और उसे बैठ के बातचीत और पढ़ते रहते हैं। उनके पास ना कोई मुद्दे हैं, ना व्यापार पे बात करेंगे, ना नौकरी पे बात करेंगे, ना रोजगार पे बात करेंगे, ना महिला सुरक्षा पे करेंगे, ना छोटे व्यापार पे करेंगे, ना देश की बात करेंगे, किसी पे बात नहीं करेंगे। हमको पानी दे दीजिए, वो इस टाइम पे बहुत गर्मी है यहाँ पे, हमको पानी कोई नहीं करेगा, कोई नहीं करेगा। सिवाय इसके इनको बेचैनी है कि कर्नाटक हार गए, तेलंगाना हार गए, हिमाचल हार गए, झारखंड हार गए, कश्मीर हार गए। अब इन्हें जनता इन्हें जवाब देगी, अब बिहार हारेंगे और 29 में देश हारेंगे। ए.के. मिश्रा जी बहुत गौर से सुन रहे हैं, और ए.के. मिश्रा साहब ने अजय वर्मा को भी सुना, ए.के. मिश्रा साहब ने सुरभि जी को भी सुना। ए.के. मिश्रा जी, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि अजय वर्मा जो बात कर रहे हैं, काफ़ी मुद्दों पर उनकी बात सही हो सकती है। सुरभि जी जिन बातों का जिक्र कर रहे हैं कर्नाटक के परिप्रेक्ष्य में, वो भी बातें बहुत ठीक हो सकती हैं। लेकिन इस देश का जो माहौल है, इस देश में जो मुद्दे तैर रहे हैं, इस देश में जिन मुद्दों पर चुनाव हो रहा है, उन मुद्दों को अगर देखा जाए तो कर्नाटक की सरकार का यह फैसला, आप देखिए कर्नाटक की सरकार ने फैसला लिया कि 4% अल्पसंख्यकों को आरक्षण दिया जा रहा है। लेकिन पूरे देश में पूरी बीजेपी कह रही है कि साहब मुस्लिमों को दिया गया 4% आरक्षण, मुस्लिमों को दिया गया, तुष्टीकरण का प्रयास किया जा रहा है। अब कांग्रेस को देर हो गई ये बताने में कि साहब मुस्लिम नहीं है इसमें, तो सारे के सारे अल्पसंख्यक हैं। वो लीडर वो। लेकिन अब मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूं कि इस फैसले का फायदा क्या वाकई कांग्रेस को मिल पाएगा? और कांग्रेस जिस बात का जिक्र कर रही है कि हम सबको साथ लेने की कोशिश कर रहे हैं, सबको साथ लेकर चलने की कोशिश कर रहे हैं, और अल्पसंख्यक छूट रहे हैं, वो अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहे हैं, इसलिए हम उनको मुख्य धारा में विकास के पथ पर लेकर चलना चाहते हैं। फायदा हो पाएगा आगे आने वाले समय में, होने वाले चुनाव में, आगे आने वाली राजनीति में? जैसे आपने कहा कि बिहार में भी चुनाव होने वाला। नहीं, देखिए, डेफिनेटली सारी पार्टियां अपने अपने राजनीतिक मुद्दों को साधती हैं, लेकिन एक लेवल के नीचे जाके जहां पे समाज के बहुत बड़े वर्ग को मानसिक आघात पहुंचे, राष्ट्र को आघात पहुंचे, ऐसी नीतियां नहीं बनानी चाहिए, पहली चीज। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, इस देश की बड़ी विडंबना रही है साहब, हज यात्रा के लिए सब्सिडी देती रही है सरकारें, मुल्लाओं को, मौलवियों को वजीफा मिलेगा जी, तनख्वाह मिलेगा, चाहे 5 वक्त का वो नमाज भी ना पढ़ते हो, लेकिन तनख्वाह मिलेगी उनको, और बहुत सारी सरकारों ने ऐसा किया है। और ये जो निर्णय है, मैं आपको क्लियर कट बताऊं, अभी आप बता रहे थे कि एक वहां के मंत्री हैं मुस्लिम कर्नाटक के, उन्होंने बोला जी हमारी आबादी
क्या 30% कितने परसेंट है, हमें 14% मिलता है, तो जनसंख्या के हिसाब से वितरण होना चाहिए। इनके नॉलेज के लिए मैं बता दूं, जनसंख्या के हिसाब से वितरण नहीं होता है। क्या किसी एग्जाम में आपने देखा कि 100 नंबर है, 30 बच्चे हैं तो सबको 30-30 नंबर दे दो? वेल्थ का डिस्ट्रीब्यूशन योग्यता और परिश्रम और प्रोडक्टिविटी, जो जितना प्रोडक्टिव होगा उसको उतना वेल्थ मिलता है। दूसरी एक डाटा देता हूं, पूरे दुनिया की मैं बात करूं, अगर मुस्लिमों को देखें, पेट्रोलियम प्रोडक्ट को अगर माइनस कर दे तो मुस्लिम वर्ल्ड और मुस्लिमों का कंट्रीब्यूशन पूरे दुनिया में पॉइंट में आता है सर, 1% भी नहीं आता है। और रिसोर्स कंज्यूम करने में ये कितने आगे हैं? 25 से 30%, और कहीं कहीं तो इससे भी ज्यादा रिसोर्स सरकारों की, जनता की, दूसरे लोगों की ये कंज्यूम कर ले जाते हैं। कभी सब्सिडी 5 किलो जो राशन मिलता है उसमें लाइन लगा के कौन खड़ा होता है? वर्मा जी से पूछिए जरा, पिक्चरें आप गूगल पे सर्च कर लीजिए, शुरू से लेके अंत तक कौन लाइन लगा के खड़ा हुआ है? तो बोल दे अगर इनको इतनी तकलीफ है कि भाई फलाने अमुक धर्म के लोग लाइन ना लगाए, अगर 5 किलो राशन से इनको इतनी तकलीफ हो रही है। तो ये भयंकर तरीके का तुष्टीकरण है। मैंने आपको बताया भारत का बंटवारा भी तुष्टीकरण का एक नजीर है साहब। आप मुझे बताइए, वो वेलफेयर था क्या? भारत का बंटवारा वेलफेयर था क्या? कुछ भी होता, कैसे भी इसका होता, जवाब लेकिन तो अजय बंटवारा वर्मा दे नहीं देंगे। होता। इसका जवाब अजय वर्मा दे देंगे। जवाब है ही नहीं, अब उल्टा सीधा कुछ बोलने देखिए, लगेंगे। कोई लॉजिकल मैं बोलूं क्या मनोज जी? बोलिए अजय जी, बोलिए। का इस देश में तो मेरे को GDP के देखिए, हिसाब से कितने ए के परसेंट मिश्रा जी अच्छे contribution है? पत्रकार है, अपनी इनकी विचारधारा है, अच्छी बात है। हर स्वतंत्र भारत में अपनी फ्रीडम ऑफ स्पीच भारत का संविधान देता है, गलत है मेरी बिल्कुल देना विचारधारा चाहिए। क्या? आपकी विचारधारा सही है, मेरी गलत है? आप सही बता। मिश्रा जी, मेरी बात का जवाब तो ले लीजिए। मैंने आपको अभी, मैंने तो कुछ कहा ही नहीं है अभी। मुझे बताइए मिश्रा जी, मेरी बात तो पूरी जवाब तो सुन लीजिए। मैंने तो आपको बड़े धैर्य से 4% सुना। जो आप दे रहे हो ना, 4% जीडीपी में योगदान भी नहीं है, आप देख लीजिएगा। भारत के मेरी सुन जीडीपी में लीजिए। 4% योगदान, दुनिया का मैंने जब बता आप दिया, बोल पेट्रोल चुके हैं तो माइनस मुझे कर बताना, दीजिए, मैं तभी तो बोलूं। 0.0 में आता है। एक बार सुन लेते हैं क्या बोल रहे हैं अजय जी। मैं कह रहा हूं आदरणीय मिश्रा जी अच्छे पत्रकार हैं, अच्छे चिंतक हैं, अच्छी बात करते हैं। मिश्रा जी, ये पूरे भारत के लिए नहीं दिया जा रहा, ये कर्नाटक राज्य के लिए दिया जा रहा है। कर्नाटक 28 राज्यों में से एक है और वहां की सरकार दे रही है, चुनी हुई सरकार है, टूटल बहुमत ने, जनता ने जिन्हें चुना है वो दे रही है। आपके कहने से, मेरे कहने से या फिर बीजेपी के कहने से एजेंडा नहीं चलता। मैं दूसरी चीज और बताना चाहता हूं। अभी आप योगदान की बात कर रहे थे। इस संसार में एक 850 करोड़ अरब लोग हैं, जिसमें 57 कंट्री मुस्लिम डोमिनेटेड है, और बाकी जो बची, कितनी कंट्री बची आप उसे जोड़ लीजिए, 31 और 3 36 और 3 39, 139 कंट्री क्रिश्चियन डोमिनेटेड कंट्री हैं। भाई मेरा अनुरोध है वरिष्ठ पत्रकार महोदय, आपसे, मनोज जी आपसे भी, और बीजेपी की नेता जो किताब लेके बैठी है भाजपा के लिए की हुई, कि इस भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित कर दीजिए। एक कम से कम एक हिंदू राष्ट्र तो हो जाए। वो तो 57 पे लिए बैठे हैं। और इस भारत में कब सनातन बोर्ड का गठन होगा, और इस भारत में गाय को कब राष्ट्रीय माता घोषित करा जाएगा? 2014 में आए थे, अच्छी बात कही आपने। 2025 आ गया है। अजय जी, अच्छी बात की। पहली बार सुरभि जी के मन की बात की। सुरभि जी, ये 3-4 बातें की हैं कि इनकी मांग उठती रही है, कर देना चाहिए। लेकिन ये एजेंडा चलाएंगे, ये नकली हिंदू हैं, इनका नाम ये है। अरे तो पहले जवाब तो आपने ये मांग भी कर दी और आपने नकली हिंदू का टैग भी चिपका दिया। एक बार ये सबका साथ, सबका विनाश और भाजपा का विकास, इनका ये नारा असली है। कांग्रेस चाहती है सबका साथ और सबका विकास। देखिए, आप कांग्रेस के सीने पे चढ़ के आप बोलते थे कि आप तारीख नहीं बताओगे पर मंदिर नहीं बनाओ की बात करते थे। मंदिर बन गया, मंदिर बन गया। अब जो 3 मांगे कर रहे हैं कि ऐसा नहीं सुरभि जी की सरकार लागू कर दे। सुरभि जी, सुप्रीम कोर्ट के आदेश से जनता के टैक्स के पैसे से मंदिर बना है। मनोज जी, आपने पैसे दिए क्या? या मोदी जी घर से लाए थे, या योगी जी घर से लाए थे पैसे? बताइए जरा। आप बार-बार पूछ रहे थे ना, तो उन्होंने बना दिया। आपने कुछ ज्यादा पूछ लिया। अब आप बार-बार पूछ रहे हो सुरभि जी से कि सनातन बोर्ड बनेगा क्या, गाय हिंदू राष्ट्र माता बनेगी क्या, भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा क्या? सुरभि जी बता दीजिए। ये नकली हिंदू हैं। ऐसे ही पूछ लिया कि ब्रह्म मंदिर जरूर पे बनेगा क्या? अभी आप टिकट लेकर जाके राम को, भगवान राम को नमस्ते करके भी आ सकते, लेकिन कांग्रेस वालों वो नहीं करेगा। उनको तो राम मंदिर हमारा देश का अस्तित्व नहीं है, उनको बस बीजेपी का प्रोपेगेंडा है। लेकिन सुनिए भाई, सुनिए, मैं बोलने दो। अभी देश का सुनिए ना, अभी देश का जनता का आंखें खोल क्या?
उनको पता है कौन देश का सेवा कर रहे हैं और कौन नहीं। और आप ये हिंदू राष्ट्र ये बोलते रहते हैं ना, हम बोलिए गॉडसे गांधी, हमारा महात्मा गांधी देश के बापू के हत्यारे, गॉडसे मुर्दाबाद बोलिए आप। गोडसे मुर्दाबाद। और अभी बोलिए, मैं बोल रहा हूँ जय श्री राम। आप ये बोल दीजिए, आप ये बोल दीजिए वंदे मातरम। बोलिए आप, बोलिए आप, गॉडसे बात करने मुर्दाबाद। दो ना। आप ये बोल दीजिए कि हम, आपका पार्टी किसी धर्म को तुष्टीकरण राजनीति नहीं करेंगे, हम देश सेवा करेंगे, ये बोल दीजिए। आप नहीं बोल सकते क्योंकि क्या है ना, मैं ये बोल दूंगी, ये कॉन्ट्रैक्ट वो दे रहे हैं 4% रिजर्वेशन, वो 1 करोड़ का ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट। और ये आपको समझना चाहिए कि साउथ इंडिया पे, कर्नाटका पे, बेंगलुरु पे कॉन्ट्रैक्ट जो बहुत महंगे होता है, बहुत लुक्रेटिव होता है। ये करप्शन आपने देखा क्या वाल्मीकि देखिए, कर्नाटक सरकार ने एक फैसला तो ले लिया है, हो सकता है कि उनकी नजर में ये बहुत छोटा सा फैसला हो, लेकिन ये बात बहुत बड़ी है और ये बात दूर तक जाएगी और भारतीय जनता पार्टी इसे एक बड़ा मुद्दा बनाएगी। इंतजार करना पड़ेगा कि कांग्रेस क्या लोगों के बीच आकर ये बता पाएगी कि हमने जो किया वो सही किया, या भारतीय जनता पार्टी लोगों के बीच जाके ये बताएगी कि जनाब देखिए ये मुस्लिम तुष्टीकरण है, इसलिए कांग्रेस को वोट नहीं देना पड़ेगा। क्या होगा इसके लिए इंतजार करना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे सभी मेहमानों का जो मेरे साथ इस चर्चा में मौजूद है। फिलहाल खबरों के इस सफर में इतना ही। खबरों के वापस यानी कि ब्रेक के बाद वापस आएंगे।